हम सब अपने समय की गांधारी हैं। अभी भी हम गांधारी हैं। मुझे गांधारी शुरू से बहुत प्रभावित किया। ये रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए ये इसका अस्तित्व है। तो ये अपग्रेडेशन शायद मेरे लाइफ में अभी तक चल रहा है। कितना ही अच्छा होता जो तुम होती, बहस करनी ही पड़ेगी उसको। फिजिकल ढांचा नहीं है कि आपने तोड़ा और वो चीजें गिर गई, और मैंने अपने बेटे को बेटी बनाने की कोशिश की। वो रंग हमारे प्रतीक हैं, हमारे समाजीकरण के, हमारे विश्वासों के। तो दो नारियां हैं, दो स्त्री है, भाव को मैं जानना चाहता हूँ। एक तो आप मेरे पेन को नहीं समझ रहे हो, ऊपर से इमोशनली भी हर्ट कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो वो दुख की बात है ना। इसको आप कभी बस कहिए तो इतना भी काफी हो जाता है। थैंक यू। मुझे इस टॉपिक पे बात करने में कोई गुरेज नहीं है। बहुत सारे कारक मिल करके उस बच्चे को शिक्षित होने में सहयोग करते हैं। अगर वो पट्टी नहीं बांधती तो शायद महाभारत कुछ और होता। वो रंग हमारे प्रतीक हैं, हमारे समाजीकरण के, हमारे विश्वासों के। वह तोड़ती पत्थर, देखा है मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। पूरी धरती से आप जुड़े हुए हैं। गांधारी प्रतीक है चुनौतियों से भागने की प्रवृत्ति की, अंधभक्ति और अनुचारणी की। मैम, ये किताब कैसे लोगों तक पहुंच सकती है? कौन कितना झूठा, कौन सच्चा है? सब कहते हैं सब अच्छा है। कविता मैंने लिखी थी 2017 में। अंतर्द्वंद की जब बात आती है तो द्वंद इस समाज में घटित हो रही घटनाओं के बीच में आप जब तस्वीरें देख रहे होते हैं, हंसती मुस्कुराती तस्वीरों के बीच सबकी अपनी कहानियां होती है, किससे कहानियां होती है। ऐसे में आज हम एक ऐसी किताब के बारे में आपसे संवाद करने वाले हैं, तेज संवाद करने वाले हैं। महाभारत की एक ऐसी विदुषी नारी की कहानी को आप पढ़कर कितना जानते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपने सिनेमा में या तो किसी फिल्मों में तो देखा ही है, गांधारी शब्द के बारे में सुना भी है। ऐसे में किताब है एक जिसका टाइटल है हम सब गांधारी है। ऐसे में गांधारी कौन है ये आप जानते हैं, लेकिन वास्तविक समाज में या आज के कलयुग में ये बात क्यों हो रही है कि अभी भी हम गांधारी हैं, वो क्यों है? ऐसे में हम एक किताब की जो लेखिका है, या यूं कहो कि एक कवित्री है, श्रीदेवी जी है, जिनसे हम लोग संवाद करने वाले। मैं बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मुझे आपके इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए। इस कार्यक्रम की जब हम बात करते हैं तो एक माध्यम ये है कि हम सब गांधारी है। इस किताब की टाइटल की बात मैं करूंगा। पहले तो ये जो है ये किसने बनाया है आर्ट? जी, ये आवरण पृष्ठ बनाया है अनुप्रिया ने जी। हमारी अच्छी दोस्त हैं, और उनसे एक रिक्वेस्ट किया था कि अनुप्रिया ये किताब हमारी पहले आने वाली है और इसका टाइटल ये है, तो उसने उसके हिसाब से चुनकर बनाया। क्या बात, मुझे लगता है मैं भी मैम से फेसबुक में जुड़ा हुआ हूँ। जी, अनुप्रिया जब इसको बना रही थी तो उन्होंने 2-3 मुझे बनाकर भेजा, लेकिन मुझे लगा कि ये ज़्यादा अच्छा है जिसमें रंगों की पट्टियाँ बनी हुई है। वो रंग हमारे प्रतीक हैं, हमारे समाजीकरण के, हमारे विश्वासों के, हमारे इसके। और कई बार हम जब निर्णय लेते हैं, कई बार जब हम चीज़ों को देखते हैं, एक सामान्य सी छोटी सी घटना होती है, लेकिन उसमें हमारा जो समाजीकरण है वो हमें देखने की दृष्टि देता है, और वो दृष्टि कई बार सीमित भी होती है और कई बार वृहद भी होती है। किताब से पहले की जो श्रीदेवी है उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। हम तो किताब से पहले और बाद की हम चर्चा तो करेंगे। पहले तो हम श्रीदेवी जी को जानना चाहते हैं कि वो बतौर शिक्षा जो एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है, लगातार शिक्षा को और कैसे बेहतर हो सकता है, उन संभावनाओं की तलाश में आप रहती हैं, फिर किताब भी आ जाता है। तो श्रीदेवी जी। जी, मेरा वैसे मैं सांस्कृतिक रूप से तो आंध्र प्रदेश से आती हूँ, लेकिन जब मेरा काम क्षेत्र आता है तो मैं शिक्षा पर काम करती हूँ, टीचर एजुकेशन पर, जिसमें लगातार मैं किताबों को विश्लेषण करना, पाठ्यपुस्तकों का विश्लेषण, और बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं पर कार्य, और शिक्षण प्रक्रियाओं पर क्या नया हो सकता है, एक लगातार उसकी गुणात्मकता को बेहतर से और बेहतर करने की दिशा में प्रयास है। जैसे मैं ज़्यादातर भाषा को लेकर के ही काम करती हूँ कि कक्षा में भाषा कैसे अच्छे से पढ़ाएं कि बच्चे और विषयों को भी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। अगर बच्चे भाषा बेहतर सीखेंगे तो वो गणित अच्छा बना पाएंगे, और वो पर्यावरण भी अच्छा पढ़ पाएंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ पाएंगे, विज्ञान पढ़ पाएंगे। तो इन सब के लिए आधार भाषा ही है। तो मैं उसी भाषा पे बच्चे कैसे सीखें, बच्चे कैसे सोचें, उनकी कल्पनाशीलता, उनकी तर्कशीलता, इन सबको कैसे बढ़ाया जा सकता है, उस पर तो मैं विद्यालयों में भी काम करती हूँ और टीचर ट्रेनिंग में भी काम करती
मेरा शुरू से लगभग 17-18 साल का मेरा जो पूरा अनुभव रहा है वो भाषा पर ही रहा है। क्या बात है। भाषाई आधार पर जी। जब बात आ जाती है तो भावनाओं की बात होती है, अभिव्यक्ति की बात आती है। जी व्यक्ति भाषा के माध्यम से, भाषा की परिभाषा जब हम लोगों को पढ़ाया जाता था तो ये था कि भाई जिसमें व्यक्ति अभिव्यक्ति करता है वो भाषा है, और अलग अलग सबके लिए जो है अनुवाद जी। रहे हो सकते हैं या अब हम परिभाषा हो सकती है। मैम, जी ऐसे में भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति आप करती हैं और आप कविताएं लिखती हैं, जी ये साहित्यिक बीजारोपण कब होता है जीवन में? साहित्य का बीजारोपण बोलें तो ये पढ़ने से ही आता है। आप किन चीज़ों को पढ़ते हैं ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अगर सिर्फ आप एक अखबार पढ़ते हैं तो आप वर्तमान स्थितियों से अवगत होते हैं, लेकिन जब आप एक साहित्य पढ़ते हैं, जब आप जैसे कि हमारी स्कूली शिक्षा में, जब मैं स्कूल में थी उस समय हमारी पाठ्य पुस्तकों में जिन साहित्यकारों को हमने पढ़ा, मुझे याद है कि जब मैं पहली बार लाइब्रेरी हमको बच्चों को एक्सेस दी गई थी स्कूल में, तो मैंने सबसे पहले शिवानी की कहानियाँ उठाई थी। और शिवानी की कहानी, जबकि मुझे शिवानी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। शिवानी के बारे में मैं भी जानना चाहूंगा। जी, शिवानी एक बहुत बड़ी साहित्यकार हैं। उन्होंने कहानियों में पूरा स्त्री मन के अंतर्द्वंद को लिखा है, तो उनकी कहानियों में का पूरा एक संकलन था। और आगे जब मैं अपना काम शुरू करने, बीएड किया, फिर मुझे लगा कि मैं टीचर बन सकती हूँ अच्छी। मौका नहीं मिला उस तरीके से, या मैंने कोशिश नहीं की, लेकिन मैं जिस तरीके से अलग अलग संस्थाओं में काम करती रही उसमें मुझे शिक्षक शिक्षा में काम करने का मुझे बहुत मौका मिला। तो जब मैं शिक्षक शिक्षा पे काम करने लगी तो उसमें भी फिर मुझे क्योंकि बच्चों के लिए के साथ काम करना पड़ता था, लगातार उनके सीखने को लेकर के, समझने को लेकर के मुझे काम करना ही था। तो उस दिशा में जब मैं काम करने लगी तो मुझे बहुत चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत पड़ी। हमको कई बार अक्सर लगता है कि हमने स्कूलिंग कंप्लीट कर ली तो अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर बेसिकली हमें लगातार पढ़ना, अपने आप को अपग्रेड करना है पढ़ना मतलब। तो ये अपग्रेडेशन शायद मेरे लाइफ में अभी तक चल रहा है। इसमें एक सुमन केसरी हैं, उनकी किताब है गांधारी, नाटक है वो। उसको मैंने इसको लिखने से पहले उसको पढ़ा था कि कितना सिमिलर है, क्योंकि वो नाटक है और ये एक कविता है। तो इसमें तो उसमें भी वो द्वंद्व दिखते थे जो मैंने अपने इसमें लिखा है। क्या बात। द्वंद्वों की जब बात होती है तो वो एक द्वंद्व की जो है वो किताब के रूप में है। जब इस किताब की बात आती है तो 71 लगभग ऐसी कविताएं हैं जो अलग अलग देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो है वो लिखा हुआ है। जैसे मैं चाहूँगा कि एक जो कविता जो इनमें से आप हम सबको साझा करना चाहेंगे। जी, इसमें तो मतलब मैं ऐसा तय नहीं कर सकती कि इसमें कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं है। इसमें बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन कुछ छोटी-छोटी हम चाहेंगे कि भाषा से शुरू करते हैं। सॉरी जी, भाषा से शुरू। 7वें नंबर पे है। 7वें नंबर पे, 9वां पृष्ठ। ठीक। भाषा जो कविता है वो अपने आप में बहुत, मतलब मुझे लगता था कि अभी जैसे मैं और तेज बात कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए ये इसका अस्तित्व है, लेकिन अगर ये रिकॉर्डिंग रोक दी जाए तो आप और मैं जितना बात किए वो उस क्षण के लिए उतना रहेगा। आप और मैं फिर अपने घर चले गए तो वो उस बातचीत का भी वो हम दोनों के अलावा और किसी के पास आप उस बात को उसी तरह से आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। आप बताएंगे भी तो उसका एक जिस्ट होगा या उसका एक अर्थ होगा जो आपने समझा वो बता, लेकिन शब्द, वाक्य और संरचना वैसी नहीं होगी जो हम दोनों ने बात की है। तो उस भाषा ही है जो आपको अलग अलग भावों से गुजारती है, जिसमें आपका प्रेम भी है, जिसमें आपके द्वंद्व भी हैं, जिसमें आपके, तो समाज में एक भाषा का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है और उस भाषा ने ही शायद हमारे इस विकास को भी दिखाया है। ठीक है, तो वो जो भाषा का जो विकसित स्वरूप है उसमें जिस तरीके के निर्णय लिए गए वो सारी चीजें मैं कह रही हूँ। कितना ही अच्छा होता जो तुम होती मरे हुए लोगों और जानवरों की हड्डियों पर, धरती पर बहती हुई हवाएं, बरसता हुआ पानी, सदियों से खड़ी हुई पर्वत श्रृंखलाएं, चमकता हुआ सूरज, धूप की किरणें, फैला हुआ कोहरा, रंग बदलते मौसम, इन सब की भी हम कार्बन डेटिंग कर पाते हैं। क्या बात है। उस जो भाषाई विकास के क्रम को भी आपने जो पिरोया है जी। और आपके जो भाव है, एक बतौर कवित्री या लेखक लेखिका, क्या ये जरूरी है कि लेखक लेखिका ऐसे हो कि लेखक लेखक है, लेखिका लेखिका है? देखिए, पहले तो बात, जो भी
लेखक और लेखिका जो ये हमारी बायसनेस है कि लेखिका कह के हम स्त्री को संबोधित कर रहे हैं, लेखक कहकर पुरुष, ये रचना कर्म है, ये एक लेखन का कार्य है। तो इसको आप कवि बस कहिए तो इतना भी काफी हो जाता है, चाहे वो कवित्री हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। आप कवि कह दीजिए, रचना कर्म कहिए, तो फिर आपका वो एक न्यूट्रल सेंस उसमें आ जाता है। हम किताब की ओर लौटते हैं, तो इस किताब के बारे में जो टाइटल है हम सब गांधारी है, यही क्यों? और बाकी 71 जो है इसमें कविताएं है और भी हो सकती थी, लेकिन इसको आपने जो चुना है, पहले तो इसको सुनना चाहेंगे, फिर इसका जो भाव है वो। जरूर, इसका मुझे पेज नंबर खोजना हो। हाँ, मिल गया 19 नंबर। तो कविता है, हम सब गांधारी हैं, इस देश में तो क्या, इस दुनिया में भी हम सब अपने समय की गांधारी हैं। कोई पर्वत का तो कोई दर्शन का, तो कोई ज्ञान का, कोई व्यक्ति का तो कोई धर्म का, कोई सत्ता का तो कोई इतिहास का। गांधारी प्रतीक है चुनौतियों से भागने की प्रवृत्ति की, अंधभक्ति और अनुचारणी की। क्यों यही शीर्षक जो आपका सवाल है? तो मुझे गांधारी शुरू से बहुत प्रभावित किया उनके व्यक्तित्व ने, कि वो मतलब क्या नहीं कर सकती थी। वो एक महारानी थी, एक बहुत बड़े राज्य की महारानी थी। अगर वो आंखों में उन्होंने पट्टी बांधा इसलिए कि उनके पति को ये ना लगे कि जो मेरा दर्द, मतलब वो ये चाहती थी कि वो अपने पति का दर्द महसूस करना चाहती थी, लेकिन एक राजा के दर्द को या एक अपने पति के दर्द को महसूस करने के लिए उन्होंने जो आंखों में पट्टी बांधी, और उनके आगे ही कई अन्याय होते रहे और उन सब पर वो उतना विद्रोह नहीं कर पाई। अगर वो पट्टी नहीं बांधती तो शायद महाभारत कुछ और होता, आज हम जो महाभारत सुनने हैं वो नहीं होता। तो शायद हम सब के अंदर भी, हम सब जिन चीज़ों को पढ़ते हैं, जिन चीज़ों को देखते हैं, हम जिसमें बड़े होते हैं, वो सब चीज़ें हम लोगों को भी उतनी ही प्रभावित करती हैं। हम भी हो सकता है अगर कहीं किसी निर्णय में जाते हों तो कई बार हमारा अपना सामाजिकरण हमारे लिए बाधक बनता है। तो इसलिए इस शीर्षक को, इस कविता को, क्योंकि मुझे लगता है कि हम सब पढ़ते हुए, लिखते हुए, जीते हुए, मैं रोज पूजा करती हूँ तो मुझे हो सकता है हर जगह मुझे एक भगवान का स्वरूप दिख जाए, लेकिन ये हो सकता है कि किसी के लिए कुछ और मायने रखता हूँ और वो मैं वहां पर समझना नहीं चाहती। तो वो मेरा गांधारीपन है। तो यहाँ पर गांधारी एक व्यक्ति नहीं, एक विचार की बात हो रही है, एक प्रतीक की बात हो रही है, कि बिंब की बात हो रही है, कि हम किस, आपको दिखता होगा कि हम जैविक आंखें देख रहे हैं, हमारी सब चीजें सामान्य हैं, लेकिन जो आपके अंदर नजरिए की जो पट्टी पड़ी हुई है उसको शायद हम यहाँ गांधारी कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके वैसे किताब के अंत में मैंने पुस्तक के बारे में जब लिखा है, इसमें मैंने लिखा है कि कैसे ये गांधारी मतलब मुझे बहुत ये करती है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बनिस्बत उस कविता के, जो मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी बात इसमें कहने की कोशिश की। बतौर एक स्त्री, आपको फैमिली ने, आपके अध्ययन अध्यापन में या आपके आसपास के लोगों ने कितना स्पेस दिया आपको अपने जीवन को अपने अंदाज में जीने में? आपने ये किताब लिख दी है, बहुत सारे लोगों के हाथ में कभी किताब ही नहीं पहुंच पाई जी। तो 2 नारियां हैं, 2 स्त्री है, एक स्त्री जिनके हाथ में किताब नहीं है और एक स्त्री किताब लिख रही है। भाव को मैं जानना चाहता हूँ। सही कह रहे हैं, क्योंकि हम बहुत आगे आ गए हैं। हमारे देश में कई सदियां एक साथ आज भी निवास कर रही हैं। एक सदी है जो बहुत आगे है, जो शायद स्पेस पे भी चला गया है और बहुत बड़े बड़े स्कूल्स में पढ़ रहा है, डिसीजंस ले रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। और एक सदी है जिसमें कि महिलाएं अभी भी मतलब बाहर निकली हैं, काम कर रही हैं, अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस खोज रही हैं और उनके हाथों में किताब भी है। अभी एक स्त्री और है जो अभी घर में पढ़ी लिखी है, लेकिन वो घर में है, वो अपने घर को संभाल, वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें उनका अपना सम्मान बना रहना चाहिए, कि उनके काम को उतना तवज्जो मिलना चाहिए कि अगर वो वहां नहीं होंगी तो वो घर भी डिस्टर्ब होगा। उस सम्मान के साथ अगर वो स्त्री वहां काम कर रही है तो उसका भी आदर है पूरा। लेकिन अगर वो आइडेंटिफाई नहीं होती है उस काम के लिए जिसको कि हम घर का काम कहते हैं, घरेलू काम कहते हैं, तो फिर वो सही नहीं है। और एक
और सदी है जिसमें कि अभी भी बच्चियां संघर्ष कर रही हैं अपने मनपसंद पढ़ाई के लिए, अपनी आसपास हो रही घटनाओं के लिए, मतलब स्कूल जाने के लिए, स्कूल जाकर के एक बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, जिस तरीके का वो सपने देखती हैं उन सपनों को प्राप्त करने के लिए। तो उसमें और अभी के, मतलब मैं तो ये सोचती हूँ कि अंतर तो है, एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है, लेकिन फिर भी एक जिजीविषा होती है सबको कि मैं मुझे भी ये करना है। जो भी इस धागे को पकड़ के चला उसके नहीं मुझे ये करना है, तो उसे निश्चित रूप से अपने आसपास की चीजों से तोड़ना पड़ेगा, बहस करनी ही पड़ेगी उसको, बंधन के रूप में अगर वो है तो उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। मुझे तो कई बार लगता है लड़कियों की शिक्षा के लिए या लड़कों की शिक्षा, किसी भी बच्चे की शिक्षा के लिए बहुत सारे कारक मिल करके उस बच्चे को शिक्षित होने में सहयोग करते हैं। और जब तक आज भी कोई बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो वहाँ टीचर है कि नहीं, टीचर उनको पढ़ा रहे हैं कि नहीं, ये सब भी बहुत मायने रखते हैं। तभी जाकर के आपका शायद पढ़ना लिखना सीखना या फिर उसमें रुचि आना इन सब चीज़ों के लिए मतलब सहायक होती है। बतौर माँ सोसाइटी को कैसे देखते हैं आप, ये बच्चे को कैसे देखती हैं? मैं एज ए मदर देखूं तो मुझे लगा कि जो मुझे प्रोटेक्शन मेरे माता पिता से मिला, मैं कम से कम उतना तो मेरे बच्चे को भी दूं। और कोशिश ये भी की, सब लोग अपनी बेटी को बेटा बनाने की कोशिश करते हैं और मैंने अपने बेटे को बेटी बनाने की कोशिश की है। उसका कारण ये है कि वो भी सेंसिटिव हो, वो भी लड़कियों के लिए ये सोचे कि मुझे जो बात खराब लगती है वो उनको भी खराब लगेगी। एक बेसिक बात से शुरू करते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है तो निश्चित रूप से उसे भी दर्द होगा। ये बात एक बहुत ही बुनियादी बात है। इतनी बात से अगर वो बच्चा सोचना शुरू करता है तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा एक लड़की बनने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ा है। ऐसे में पुरुष ये जो पितृ सत्तात्मक जो है, तो इसको कैसे आप अभी के समय में देख रही होती है, कैसे पोर्ट्रे हो रहा होता है? तो ऐसे में जो ये जो माइनर जो लाइन पंक्तियां ऐसे जो रख के चल रही है, वो अनुभूति में जाना है। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पैट्रियार्कल तो है, चीजें जो हैं तो हैं, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। चीजें एक दिन में खत्म नहीं होंगी। हमारा जो पूरा समाज बुना है, एक ढांचा है उसका, उस किसी ढांचे को आप मतलब ये कोई फिजिकल ढांचा नहीं है कि आपने तोड़ा और वो चीजें गिर गई और आपने नेस्तनाबूद कर दिया, बिल्कुल नहीं। ये ढांचे ऐसे हैं, मतलब ये सामाजिक ढांचे हैं जिसको पनपने में भी बरसों लगे हैं, तो उसको ब्रेक होकर के जाने में भी बरसों लगेंगे। ऐसा नहीं है कि लड़कियां अलग है लड़के अलग हैं, उनका भी परवरिश वही है, वो भी इंसान ही है, वो भी उतना ही दर्द उसको भी होता है। लेकिन हमारी परवरिश में, अरे तू तो लड़का है, तू क्यों रो रहा है? तो जब आप दुख को इतना मतलब दबाओगे तो वो सघन होकर के वो किसी न किसी फॉर्म में निकलेगा। जो वो फॉर्म निकलता है तो उसमें ताकतवर होना, मानते हैं बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं मेल्स के और फीमेल्स के, लेकिन उस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करते हुए आप वो एक इक्विटी बेस्ड, मैं इक्वालिटी नहीं बोल रही, इक्विटी बोल रही हूँ मैं, है ना। तो इक्विटी बेस्ड आप वर्क कल्चर घर का अगर बना पाते हैं तो वो एक अलग ही माहौल होता है घर में, बच्चों के पलने का भी, बढ़ने का भी। अभी मैम अब हम जो है बहुत सारे ऐसे विषय है जिस पर बहुत पहले लोग कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट है जिस पर लोग ज्यादा चर्चा नहीं करते, टैबूज जो है पीरियड्स के दौरान जो वो घर को मैनेज करना, फिर आगे जब ये चीजें आगे बढ़ रही होती है तो कुछ समय और या अलग अलग समय में जब वो हेल्प वाली जो भी बात होती है, तो आपके एक्सपीरियंसेस कैसे थे, या आप बतौर एक लड़की अपने पेरेंट्स से या आफ्टर वो कैसे लोग सपोर्टिव होते थे? जी, तो मुझे थैंक यू, मुझे इस टॉपिक पे बात करने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये पूरी आधी आबादी की कहानी है ना, जिसमें सबको मतलब आपको एक मातृत्व तक लेकर जाने के लिए ये नेचर के द्वारा दिया गया एक उपहार है। कमर से लेकर के घुटनों तक इतना दर्द होता है, अनबिलीवेबल, मतलब ये जो मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन बाद में मुझे लगा इस पे बात करते रहना चाहिए। तो जिस भी संस्था में, क्योंकि मैं किशोर बच्चियों के साथ काम करती थी, तो उन लोगों के साथ जब बात करते वो चुप रहते थे, बात नहीं करते थे, क्योंकि उनके साथ किसी ने बात नहीं किया। तो और दूसरा क्या होता है,
जब आप इन चीज़ों पे बात करने लगते हो तो आपको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये तो बहुत खराब बातें करती हैं, तो लोग आपके पास खुलते नहीं है। मेरे लिए तो ये मेरा पहला अनुभव है, तो मेरे लिए तो वो दुख की बात है ना कि आप ना, एक तो आप मेरे पेन को नहीं समझ रहे हो, ऊपर से इमोशनली भी हर्ट कर रहे हैं। तो ये मतलब कई बार इसको कैसे समझे मैं खुद भी अभी तक सोच नहीं पाई हूँ बोलूँ तो। लेकिन मैंने कोशिश की कि जब भी मेरे सामने ये बात आएगी तो मैं इसे किस तरह से रखूंगी, ये बात मैंने अपना स्क्रिप्ट लिख के रखा हुआ है कि मतलब मैं याद करती हूँ स्क्रिप्ट को कि मैं अभी बच्चियों के साथ कैसे बात करूंगी, मैं कैसे उनके साथ इन चीज़ों के ऊपर। क्या बात, एक वीडियो हम सेपरेट कभी कोशिश ये करेंगे कि आप Sure. इस पर बोलें। हम किताब पे हम लोग लौटते हैं और जी। किताब की जब बात होती है तो हमने जो है इसकी प्रतिनिधि जो कविता अपने आप में सभी है ही, हमने हम सब गंधारी भी हमने पढ़ी है, और ऐसे में जो आपकी बहुत पास है वो मुझे मन में क्रांति भी ला देती है, ऐसी एक कविता मैं चाहूंगा आप सबसे साझा करें। तो जैसे कि एक किताब है जो इसकी पहली कविता है, इसी कविता की पहले हम लोगों ने बचपन में स्कूल में पढ़ते समय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हमने पढ़ा है। निराला जग की एक कविता है, वह तोड़ती पत्थर, देखा है मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। जब मैंने ये कविता पहली बार पढ़ी थी, क्योंकि वो एक मेहनतकश स्त्री की बात कर रहे थे कि वो भरी दोपहरी में एक पसीने से तरबतर और वो पत्थर तोड़ रही है। तो पहली बार जब वो कविता का बिंब बना मेरे अंदर, उस मेहनतकश स्त्री को याद करते हुए, सच बताऊं तो उस कविता को पढ़ने के बाद मैं 2 दिन तक कुछ दूसरी चीज नहीं पढ़ी मैंने। तो जब मैंने उस कविता को पढ़ा था, वो कविता मेरे अंदर, मेरे अंतस में कहीं पीछे दबी रही। जब भी मैं किसी मेहनतकश महिला को देखती हूँ तो मुझे वो कविता याद आती रही। वह तोड़ती पत्थर नहीं है केवल इलाहाबाद के पथ पर, वह दिखती है दुनिया की हर गली में, धमतरी से लेकर दिल्ली तक, न्यूयॉर्क से लेकर सिडनी तक। हाथ में काम का औजार लिए करती है अपने दिन की शुरुआत, मांजती है बर्तन घरों में, धो रही है आंगन, तो किसी सड़क पर बीन रही है कचरा जो हमने ही फैलाया है। तो जितनी भी कविताएं मैंने लिखी हैं, कोशिश की है कि मैं इनको थोड़ा खुद जो मैंने महसूस किया है उनके लिए शब्द खोज सकूं। हालांकि कई जगहों पे इसकी लिमिट भी है, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि थोड़ी ठीक ठाक है। क्या बात है, ये जो है कि करना तुम विद्रोह नहीं, करना इंतजार युगों तक। तो इस इंतजार की जब बात हो तो ये जो किताब है, जैसे मैंने कहा कि वो 71 जो कविताएं हैं अपने आप में मुकम्मल कहानी भी है। मैम, ये किताब कैसे लोगों तक पहुंच सकती हैं? जैसे जी, इसमें लिखा एक तो ये अमेज़न पे है और एक इनके जो प्रकाशक हैं बुक क्लिनिक, वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। और मेरे पास भी आप अपना नंबर दे सकते हैं, मैं आपको भी नुक्कड़ में भी शायद उपलब्ध है। नुक्कड़ में ज़्यादा नहीं है, Okay. एक ही प्रति है, Okay. लेकिन अगर आप कहें तो आपके पास भी उपलब्ध हो जाएंगी बिल्कुल। 5-6 प्रतियां, जिसको कि आप कोई अगर ठीक, आते हैं तो उनको ठीक। कर सकते तो ये किताब है हम सब गंधारी है शीर्षक की, और हमने जो बात कही है, हमने जो बात अभी 30 संवाद करी है, तो उसमें बहुत सारी बातें हैं जो शामिल है मैम। और इस किताब के बारे में और जो आप समरी कुछ मतलब कहना चाहे, और आज हम लोगों ने बातचीत की है, हम चाहेंगे कि स्त्री विमर्श पर और भी कुछ विषयों पर बातचीत करनी हो तो आप हम मानते हैं कि आप लोक यूनिवर्स हमारा है तो उसकी आप भी सदस्य हैं जी, और आगे भी हम लोग बातचीत करते रहेंगे। वैसे इस किताब के संदर्भ में मुझे इसको प्रिंट में लाने तक में बहुत लोगों ने सहयोग किया, बहुत लोगों ने। इसकी भूमिका लिखी है हमारे एक दोस्त देवयानी ने, इसकी कविताओं को एडिट करने में हमारी एक साथी है ऋचा और एक साथी है स्मिता, इन दोनों ने भी खूब मदद की है। और ऐसे ही मेरी एक दोस्त अनुप्रिया ने इसका कवर पेज बना के दिया है। तो हम कोई काम अकेले नहीं कर सकते, ये हमारा भ्रम है कि ये काम मैं करती हूँ। हम बहुत लोगों के साथ मिल करके ही कई सारे काम कर सकते हैं। आप घर में खाना भोजन भी बना रहे हो, आपने अकेले ने नहीं किया। अभी जितनी चीजें मैं पहनी हुई हूँ, इतनी सारी चीजों को मैंने अकेले ने कलेक्ट नहीं किया। इस दुनिया के कई सारे लोगों ने मिलके मेरा ये चश्मा बनाया। इस चश्मे को बनने में कितना रिसर्च लगा है, जो मैं आज इतनी आसानी से चश्मा पहन के आपके सामने बैठी हूँ।
या मेरे जो ये ड्रेस बनने में कितना समय लगा, कपड़ों का एक बड़ा विकास है बनने के, है ना। या आज जो मैं भाषा बोल रही हूँ इस भाषा के लिए, इन सब को करने में हम अकेले कोई काम नहीं करते हैं, हर चीज का एक इतिहास है। और आज मेरी थाली में जो भोजन है, उस भोजन को भी बनने की एक बड़ी परंपरा रही है। तो उन परंपराओं पर हम कितनी बार सोच पाते हैं, जब मेरी थाली में भोजन निकाल के मैं अपने मुंह में डाल लेती हूँ। तो रोटी बनने के लिए, गेहूं की रोटी के लिए कितनी मेहनत करनी है, एक किसान का भी मेहनत है, एक दुकानदार का भी मेहनत है, और एक आटे चक्की वाले का भी मेहनत है, एक मतलब पैसा कमाने वाले का भी मेहनत है। तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो पूरी धरती से आप जुड़े हुए हैं। कोई ऐसी एक चीज, मतलब सूरज अगर प्रकाश नहीं देता तो आपके खेत नहीं होते, चांद अगर अपनी रोशनी नहीं बिखेरता तो मतलब खेत में लहलहाती फसलों में ठंडक नहीं होती। बहुत सारी चीजें हैं, हर किसी की अपनी एक जैविक भूमिका है, बस उसी को हमें इग्नोर नहीं करना। इसी के साथ में बहुत जरूरी बात है। और आज आप हमारे बीच में उपस्थित रही, द लोक मीडिया के माध्यम से, रायपुर लाइव के माध्यम से हमने 30 संवाद की है। और वाकई हम सब गांधारी है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि पट्टी अब खोलना शुरू कर दे, ताकि रख सके बात उस समाज में खुलकर जहाँ पे इतना था आज़ादी, अब सबको संविधान ने खुद दिया है, उपयोग की जानी चाहिए। सही। बहुत धन्यवाद।